इस आदमी का पूरा परिवार बाहर इंतजार कर रहा है। डॉक्टर अब क्या करें? जैसा हमेशा करती हो वैसा ही करना है, और देखो काम बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। तभी नर्स उस आदमी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह तड़पने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ बहुत गर्म माहौल बन जाता है और सभी डॉक्टर और नर्स उस आदमी का इलाज करने लगते हैं। ये सब बाहर से उस आदमी का परिवार देख रहा होता है। तभी एक नर्स और उस आदमी के परिवार से कहती है, देखिए, आपके पेशेंट की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। ये पेपर है, इन्हें साइन कर दीजिए। इलाज के दौरान अगर पेशेंट को कुछ होता है तो इसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। नर्स की ये बात सुनकर उस आदमी का परिवार बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर मशीनों के द्वारा उस आदमी का इलाज कर रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर नर्स से कहता है, समय आ गया है, जल्दी से इंजेक्शन बनाओ, हमें इसे तुरंत इंजेक्शन लगाना होगा। नर्स इंजेक्शन बनाने जाती है और जैसे ही वो इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर को पकड़ाती है, वैसे ही वहां पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पहुंच जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या लगा कि तुम जो चाहोगे वही करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहां रखे डॉक्टर्स के औजार उठाती है और डॉक्टर और नर्स दोनों को बेरहमी से मारने लगती है। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुमने जो दूसरों के साथ किया है, आज वो तुम्हारे साथ होगा। तुम लोग नहीं बचोगे। इतना कहकर चुड़ैल कभी किसी डॉक्टर का हाथ काट देती, तो कभी किसी की गर्दन, तो कभी किसी के सिर से उसका भेजा निकाल कर रख देती। ऐसा ही अंजाम होगा तुम्हारा। चुड़ैल के डर से कुछ डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन चुड़ैल केवल डॉक्टर और नर्स को ही मारती है और बाकी लोगों को छोड़ देती है। जिसके बाद बचे हुए डॉक्टर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाइयों, ये चुड़ैल का तमाशा और कब तक लगा रहेगा? चुड़ैल यहाँ पर आती है और हम डॉक्टर्स के साथ मौत का खेल खेलने लगती है। बहुत हुआ, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। मैं हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता। ये सब तुम लोगों की ही करनी है। तुम लोगों की ही गलती का नतीजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं करते तो वो चुड़ैल कभी भी हम लोगों के पीछे नहीं पड़ती। अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? अगर मुंह खोलने की कोशिश भी की तो चुड़ैल से पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। सभी डॉक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के कहर से गांव के लोग अपने पेशेंट को उठाकर शहर ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते हॉस्पिटल से कई सारे पेशेंट चले जाते हैं, क्योंकि रात होते ही चुड़ैल हॉस्पिटल में आती है और मौत का खेल खेलने लगी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं चुन चुन कर लूंगी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। छोड़ दो मुझे, चुड़ैल छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्या कहा? छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो तेरा भेजा फ्राई करना है मुझको। इतना कहकर चुड़ैल उस डॉक्टर को मार देती है, जिसके बाद फिर से वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में डॉक्टर की लाश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब मैं नहीं रह सकती इस हॉस्पिटल के अंदर। बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तो यहाँ से जाने में ही फायदा है। हाँ, सही कह रहे हो। क्या पता अगला नंबर हमारा हो। तभी वहां पर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में एक आदमी आता है, जिसकी पत्नी बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। तभी उस आदमी की औरत डॉक्टर से कहती है, मेरे आदमी को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जितना पैसा चाहिए मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पति को बचा लो। उस औरत को रोता हुआ देखकर आजाद सबसे कहता है, जाने से पहले हमें इसका इलाज करना चाहिए। ये कहकर आजाद उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, जिसके बाद आजाद की बात सुनकर सभी डॉक्टर्स उसकी बात मान लेते हैं और पेशेंट को आईसीयू में लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद उस आदमी का इलाज होने लगता है। तभी अमन नर्स से कहता है, नर्स जल्दी से इंजेक्शन बना लो, यही सही वक्त है इंजेक्शन लगाने का। नर्स तुरंत इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर अमन को पकड़ा देती है। जैसे ही अमन उस आदमी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, चुड़ैल वहां पर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं मानोगे तुम लोग, नहीं मानोगे। आज तो मैं तुम लोगों का खेल खत्म करके ही रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है और किसी का हाथ काटती तो किसी का गला,
तो कभी किसी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती। तभी अचानक से आईसीयू का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक औरत जो कि उस आदमी की पत्नी थी वो चुड़ैल से कहती है, रुक जाओ, इस मौत के खेल को रोक दो। ये आदमी जिंदा है। हमने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ये खेल रचाया था। आखिर कौन हो तुम, और सिर्फ इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ही क्यों मारती हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये पूछने वाली तू कौन होती है? अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चली जा, वरना तुझे भी इनके साथ मार दूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही औरत अपनी एक रुद्राक्ष की माला निकालती है और चुड़ैल के गले में डाल देती है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसे मेरे गले से निकाल दो, मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही वो औरत उसके गले से रुद्राक्ष की माला निकालती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर होते हैं जो हमें एक नई जिंदगी देते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर बहुत लालची हैं जिन्हें अपने पेशेंट की जरा भी परवाह नहीं है। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ समय पहले की बात है। मुझे एक मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी हुई थी। दवाई गोलियों से मैं ठीक हो सकती थी, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देने पर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद मेरे माता पिता मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर आए। मुझे देखते ही ये लोग मुझे आईसीयू में लेकर चले गए। तभी मैंने कुछ डॉक्टरों को बात करते हुए सुना, अरे इस लड़की का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसके शरीर के अंगों को बेचेंगे तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, सही कहा। इसके अंग तो ऊंचे दामों में बिकेंगे। अरे तो देर किस बात की है, जाओ फटाफट इंजेक्शन बना लो और इसके माता पिता को कह दो कि अब ये बच नहीं पाएगी। डॉक्टरों के कहने पर नर्स जहर का इंजेक्शन बनाने चली गई और जैसे ही नर्स जहर का इंजेक्शन बनाकर लेकर आई, एक डॉक्टर ने उसे मेरे शरीर में डाल दिया। देखते ही देखते मैं मर गई, जिसके बाद इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरे शरीर के अंगों को निकाल कर बेच दिया। ऐसा इन्होंने हर एक पेशेंट के साथ किया जो इस हॉस्पिटल में आया करता था। इस हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद कोई भी पेशेंट जिंदा नहीं जाया करता था। मेरे माता पिता का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं नौकरी करके उनका ख्याल रखा करती थी। मेरे मरने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, जिसकी वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैं इस हॉस्पिटल के बुरे डॉक्टर और नर्स को मार रही हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो फिर किसी दूसरे के साथ ना हो। चुड़ैल की ये बात सुनते ही वो औरत रोने लग गई और रोते हुए चुड़ैल से कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ ताकि इस हॉस्पिटल में नए और अच्छे डॉक्टर आ जाएं जो अपने काम के प्रति बहुत लॉयल होंगे। इस हॉस्पिटल को एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, फिर कभी ऐसा इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ। जिस दिन इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे और इन दरिंदों को सजा मिल जाएगी, उस दिन मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद औरत हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देती है, उन्हें गिरफ्तार करवा देती है और उनका लाइसेंस रद्द करवा देती है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल में नए और अच्छे डॉक्टर्स आते हैं जो अच्छे से लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। बेस्ट फ्रेंड की रूह। नूर और सैम कॉलेज कैंटीन में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अक्की लोगों को मार रहा था और उन्हें खा रहा था। अक्की का भयानक रूप देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वहीं सैम और नूर को अजीब सी आवाज आती है। दोनों उसी आवाज की तरफ चले जाते हैं। ये आतंक मचाता देख सैम बचाने के लिए एक डंडा उठाता है और जैसे वो डंडा उसे मारने वाला था तभी वो उसकी तरफ देखकर रुक जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। सैम और अक्की बाइक पर हवा में हाथ फैलाकर आते हैं। अक्की यार और तेज और तेज बाइक चलाना, बहुत मजा आ रहा है। ये ठंडी हवाएं मुंह पर बहुत अच्छी लग रही है यार। ठंडी ठंडी हवा खाकर क्या करेगा? तुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाता हूँ मैं। हैं सच्ची? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। गाना गाते हुए दोनों आइसक्रीम पार्लर पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ आइसक्रीम खाकर मस्ती करते हुए कभी नाक पर तो कभी चेहरे पर आइसक्रीम लगा देते हैं। तभी वहां अचानक से नूर आकर दोनों के गालों पर आइसक्रीम लगा देती है।
तीनों मिलकर हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ मैं लेट नहीं हुई, वरना तुम दोनों तो आइसक्रीम खाकर यहाँ से चले ही जाते। यार पता है हम दोनों ने तुझे कितना मिस किया, और जल्दी आती। खैर अब तो आ गई ना, तो और मजे करेंगे। हाँ हाँ चलो बोटिंग करने चलते हैं। ये बोलते ही दोनों बोटिंग की साइड पहुंच जाते हैं और तीनों एक ही बोट में बैठकर नाव चला रहे होते हैं। तभी अचानक से अक्की नदी में गिर जाता है और हड़बड़ाकर सैम कहता है, नूर, अरे नूर, नूर, अक्की को बचा यार, उसे तैरना नहीं आता। बचाओ, 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 मुझे तैरना नहीं आता। नूर, सैम बचाओ। पर सैम, वो मुझे तैरना नहीं आता, तू बचा ना उसे। अरे यार तू ये वो क्यों कर रही है? मुझे तैरना नहीं आता, तूने स्विमिंग क्लास भी सीखी है, जाकर बचा हमारे दोस्त को, वरना कहीं। नूर हड़बड़ाहट में पानी में कूद जाती है, जहां वो पानी में फड़फड़ाते हुए अक्की को पकड़कर कहती है, अक्की मैं आ गई हूँ, तुझे अब कुछ नहीं होगा। तभी सैम और अक्की जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, यार अक्की क्या मस्त एक्टिंग करी है तूने, क्या पोपट बनाया हमने नूर का। हाँ बिल्कुल जक्कास एक्टिंग की ना। नूर कैसा लगा तुझे? तुम दोनों ने नाटक किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कितना डर गई थी, और तुम यहाँ दांत फाड़े जा रहे हो। जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। ये बोलते ही वो गुस्से से लाल हो जाती है और उस नदी से बाहर आ जाती है। वहीं दोनों भी उसे मनाते मनाते उसके पीछे चलते हैं। मुंह फुलाकर नूर एक पार्क में चली जाती है, जहां दोनों आकर कहते हैं, अरे यार सॉरी, प्लीज माफ कर दे, हम दोनों मजाक कर रहे थे। हाँ यार प्लीज माफ कर दे, हम बस छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। तुम दोनों मेरा दिमाग मत खाओ, अगर सच में कुछ हो जाता अक्की तुझे तो? ऊपर से मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे नहीं करनी तुम दोनों से बात। अरे यार बस चेक कर रहे थे कि तू हमसे कितना प्यार करती है, हमारी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। अक्की के लिए तू पानी में कूद गई ना, आज हमें पता चल गया कि तू हमसे कितना प्यार करती है। दोनों प्यार से फूल देकर उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद नूर मान जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। अक्की पार्किंग के वक्त गलती से कॉलेज के किसी दूसरे लड़के की बाइक में टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अक्की पर हाथ उठाता है। हीरो की तरह एंट्री लेकर सैम उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सोचना भी मत मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की, समझा? तो इसे मारने की तो दूर छू भी नहीं सकता। तेरी क्या औकात है? हाँ, तू मेरे दोस्त को ऐसे मारने की सोचेगा? ये बोलते ही सैम उसके मुंह पर 2-4 मुक्के मार देता है और वहां से अपने दोस्त को ले आता है, जहां नूर अपने हाथ से अक्की को पानी पिलाती है। तभी सैम फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है, जहां उसने हाथ में डंडा लिए अक्की पर हाथ उठाया था। सैम अक्की को नहीं मारता, लेकिन अक्की सैम पर हाथ उठा देता है। अक्की की हरकतों को देखकर सैम और नूर को शक होता है और वो उसे उसके माता पिता के पास ले जाते हैं, जहां वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर अक्की अपने माता पिता का गला पकड़ लेता है। तभी सैम और नूर उसके माता पिता को बचाते हैं। अक्की के अंदर का जानवर पूरे घर को सिर पर उठा लेता है और तोड़ फोड़ करने लगता है, फिर एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी सैम कहता है, नूर अंकल, आंटी जी, मुझे लगता है इस पर कोई भूत या चुड़ैल का साया है जो इससे ये सब करवा रहा है। हमें इसी वक्त इसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा। मैं जानता हूं वो हमारी जरूर मदद करेंगे। ठीक है बेटा, तुम इसे ले जाओ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। प्लीज उसे सही सलामत मेरे पास ले आना। आप चिंता मत कीजिए अंकल, हम इसे सही सलामत लाएंगे। ये बोलते ही दोनों अक्की को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। वहीं तांत्रिक उसके सिर पर हाथ रखकर उस बुरी आत्मा के बारे में जान लेता है और एकदम से आंखें खोलकर कहता है, अरे बाप रे, ये तो अनर्थ हो गया। तो मैं देरी हो गई इसे लाने में, अब पता नहीं क्या होगा। बाबा, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम्हारे दोस्त के शरीर पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, जो उसकी रूह को अपनी दुनिया में ले जा चुका है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी दुनिया में जाकर इसकी रूह को इस दुनिया में लाना होगा। पापा, मैं सब करने को तैयार हूँ, बस आप बताओ क्या करना होगा मुझे, मैं सब करूँगा। तुम अकेले नहीं सैम, अक्की मेरा भी दोस्त है और मैं भी उसे बचाने के लिए तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया जाऊंगी। नहीं नूर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नूर कहने पर भी सैम की बात नहीं मानती। वहीं तांत्रिक एक शीशे के सामने तंत्र मंत्र से पूजा करके उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता खुल जाता है। दोनों उस दुनिया में जा रहे थे कि बेटा ये लो त्रिशूल,
तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए उस चुड़ैल का अंत करके अपने दोस्त को इस दुनिया में वापस लाना। विजयी भाव। तांत्रिक से त्रिशूल लेकर दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत अंधेरा और जमीन पर पानी ही पानी बिखरा था। दोनों उसे आवाज लगाकर ढूंढते हैं। अकी, अकी, कहाँ है तू? अक्की, देख तेरे बेस्ट फ्रेंड तुझे बचाने आए हैं। अक्की। दोनों उसे लगातार आगे ढूंढते चले जाते हैं। अक्की जख्मी हालत में, उसका शरीर पानी में पड़ा हुआ था। दोनों उसकी तरफ जैसे ही जाते हैं, पीछे से चुड़ैल दोनों के सिर पर बहुत जोर से मारती है। तभी दोनों कहते हैं, आह, मेरा सर। कौन है? मेरी दुनिया में बिना इजाजत आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। तो तू है जिसने मेरे दोस्त पर कब्जा किया है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जैसे ही सैम उस त्रिशूल से चुड़ैल पर वार करता है, चुड़ैल अपनी शक्ति से उस त्रिशूल को गिरा देती है। वो अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर देती है। दोनों कभी झुककर बचते हैं तो कभी कहीं छिप जाते हैं। तभी अक्की की रूह उन्हें आवाज लगाती है, सैम, सैम, नूर, मुझे बचा लो। इसने मुझे बहुत टाइम से यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे हाथों को कैसे जंजीर से जकड़ा हुआ है। मैंने खाना भी नहीं खाया यार। हम आ गए अक्की, तू परेशान मत हो। अच्छा, तो यहाँ छुपी हुई थी तू। अब तो तू भी मरेगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मारकर अधमरा कर देती है। तभी वो सैम को भी मारती है। फिर सैम कैसे भी करके उस त्रिशूल को उठाता है और तेजी से चुड़ैल की नाभि पर मारते हुए कहता है, हर हर महादेव की जय। क्या हो रहा है? मार डाला मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। वापस आऊंगी। मेरा शरीर जल रहा है। सैम के त्रिशूल से वार करते ही चुड़ैल जलकर मर जाती है और वो अपने दोनों दोस्तों को किसी तरह उठाकर उसी शीशे से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। फौजियों की फौज आतंकवाद को फायरिंग करते हुए बॉर्डर पर लड़ रहे थे। एक के बाद एक गोलियां दोनों तरफ से चलती जा रही थी, तो कभी बम फेंके जा रहे थे। वहीं 3 जिगरी फौजी दोस्त जमीन पर लेटे हुए फायरिंग करते हुए कहते हैं, आदित्य, गोली खत्म हो गई है, क्या करें? उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। करना क्या है? अब लास्ट प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर और गोली बारूद नहीं है और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये बॉर्डर से आगे चले जाएंगे। हाँ मेरे जवानों, तो चले खतरनाक प्लान को अंजाम देने। क्या पता इस बमबारी से हम तीनों मिले या ना मिले। जान पर खेलना हमारा धर्म है और इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे। मरेंगे अपने वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर ही हम तीनों खड़े होकर फायरिंग करते हुए चलेंगे और आखिर में बम फेंक देंगे। ठीक है। बाकी फौजी अलग अलग जगह से वार कर रहे थे और ये 3 फौजी आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए रेंगते हुए आगे जाकर खड़े होते हैं। तभी आदित्य के कहते ही एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गोलियां उन्हें भी लग जाती हैं। वो गिर जाते हैं पर अपने लास्ट बम को फेंक कर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट में वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनका कर्नल विक्रम शाह आता है, जो कैंप में उन फौजियों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे देखकर सभी घायल फौजी बेड से उठकर एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मन का खात्मा किया है। इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। मैं पूछ सकता हूं बाकी फौजियों को न बताकर किसने प्लान भी जारी किया? सर, मैंने किया। हम तीनों ने मिलकर, क्योंकि दुश्मनों को मारने का हम पर कोई चारा नहीं बचा था। हमारे अधिकतर फौजी घायल हो चुके थे। आदित्य, तुम जानते हो ना यह कितना रिस्की था? सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हम फौजी तो अपने देश के लिए जान देने के लिए ही बने हैं। आतंकवादी को हराने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था। अकेले फैसला लेना बहुत डिसअपॉइंटेड था। खैर, अपना ख्याल रखो और हाँ, तुम सबकी चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। थैंक यू सर। ओए होए, बल्ले बल्ले, चिट्ठी आ गई घर से। ओए होए। देख ले शमशेर, भाभी की चिट्ठी के लिए कितना उतावला हो रहा है। तो तेरी मम्मी की चिट्ठी भी आई होगी। चल जल्दी से चलते हैं। तीनों अपनी चिट्ठी जाकर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भैया, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 1 बरस हो गया तुमसे मिले हुए।
अब कम से कम इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांध सके और तुम्हारा प्यार पा सके। तुम्हारी नटखट बहन अनीता। आऊंगा मेरी बहन, अरे जरूर आऊंगा, लेकिन 15 अगस्त पर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी उससे पहले। क्यों रे नालायक, तुझे अपनी इकलौती माँ की जरा भी याद नहीं आती? अब तो बेटा मेरे पास आ जा। जी चाहता है अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लूं। 4 साल हो गए तेरी राह देखते देखते, अब जल्दी आ जा, कहीं मैं ही तुझे छोड़कर चली न जाऊं। माँ, माँ रो मत। माँ इस बार मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें सीने से भी लगाऊंगा। अजी आपकी बहुत याद आती है। मुझसे शादी करने के 2 महीने के बाद ही चले गए थे। अब जल्दी से आ जाइए, आपका मुन्ना आपको बुला रहा है। कल ही शाम को हुआ है, आपका ही नाम रखा है उसका, छोटू जोरावर सिंह। माँ जी भी आपकी बहुत याद करती हैं, और ये 9 महीने आपके बिना कैसे कटे हैं ये मैं बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आपकी प्यारी पत्रलेखा। आई लव यू टू पत्रलेखा। मैं आऊंगा अपने छोटू जोरावर से मिलने। हे शमशेरा, हे आदित्य, देख मेरा बेटा हुआ है, तुम सब चाचू बन गए हो। ओए होए यारा, मजा आ गया। अब तो तू हम सबको पार्टी देगा। ओए कांग्रेचुलेशंस जोरावर। शुक्रिया दोस्तों। वैसे तुम दोनों की चिट्ठी में क्या आया है? मुझे तो मेरी बहन रक्षाबंधन पर बुला रही है। रोना ही आ गया उस पागल की बात सुनकर। और मुझे माँ बुला रही है, बहुत याद करके रो रही है। सर से बात करना, कुछ नहीं तो 4 दिन की छुट्टी मांग ले। ठीक है, मैं कर्नल सर से बात करता हूँ। वहीं शाम को खाना खाने के बाद भी बार बार फौजी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तीनों फौजियों को घर जाने की अनुमति मिल जाती है और ट्रेन में बैठकर वो कहते हैं, ओए शमशेरा, लग नहीं रहा कि हमें छुट्टी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ से जाने के बाद हम घर वालों के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ भाई, उसके बाद मेरे घर में आना अपने भतीजे को आशीर्वाद देने। जरूर यारा, जरूर। तभी कोई आदमी उनकी सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे उन फौजियों के बारे में पता चलता है तो सीट छोड़ देता है। तो जोरावर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, एक सीट खाली है। अरे नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं। मैं ये सीट तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी कहीं और बैठ जाता है। तीनों फौजी हंसी खुशी बात करते हुए सफर तय करते हैं कि कुछ दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तीनों जवान उठते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या, सारे पैसेंजर्स मारे गए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों फौजी रेलवे स्टाफ के पास जाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और लोगों की मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। हमारे परिवार वाले भी हमारी राह देख रहे हैं, चल जल्दी से उनके पास चलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाते हैं, जहां जोरावर अपने घर में जाकर आवाज लगाता है, माँ, पत्रलेखा, मैं आ गया, देखो अपने बच्चे के लिए क्या लाया हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, छत पर होंगे जरूर। जोरावर हर जगह देखता है पर वहां कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद दोनों फौजी उसके घर आकर कहते हैं, अरे जोरावर, माची और भाभी कहाँ हैं? उनसे ही मिल लूं। मतलब तेरे घर वाले भी घर पर नहीं हैं? नहीं यार, हम दोनों के घर वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा तेरे घर ही आ जाए। अरे सबके घर वाले कहाँ गए? हम इतने दिन बाद आए हैं और कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ढूंढते हैं। तीनों नौजवान फौजी ढूंढने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी है, जहां फौजियों को सभी शहादत दे रहे थे। तभी तीनों उन शहीद फौजियों को सलामी देते हुए कहते हैं, लगता है हमारी तरह कोई फौजी है जो शहीद हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। चलो उन्हें ही सलामी दे दे पहले, जरूर हमारे देश के लिए अपनी जान दी होगी।
तीनों जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं तिरंगे से ढके 3 ताबूत थे, जिनके आसपास उन तीनों फौजियों के ही घर वाले थे जो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मेरी बहन किसके लिए रो रही है? हाँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। आखिर कौन है? क्यों 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 चले गए आप मुझे छोड़कर? हमारे बच्चे की परवरिश तो हमें साथ में करनी थी ना। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पत्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। पत्रलेखा, मेरा बेटा आदित्य, मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझसे ऐसे मिल। अरे तेरी माँ कैसे जिएगी तेरे बिना आदित्य? वापस आ जा। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके लिए रो रहे हैं हमारे घर वाले? हम तो यहाँ है ना। तभी हवा का तेज झोंका उन तीनों की लाश पर से तिरंगा हटा देता है। अपनी लाश को देखकर भूतिया फौजी हक्के बक्के रह जाते हैं, जहां उनका कर्नल उनकी लाश को सलामी देते हुए तोप चलवाते हैं और तिरंगे से उन्हें लपेट देते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन हादसे में हम भी मर चुके थे और हमें लगा कि हम बचकर अपने परिवार से मिलने आए हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा आपके गले भी नहीं लग सका। इस तरह कर्नल उनकी शांति की पूजा कराता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक भूतिया मच्छर उड़ता हुआ चुड़ैल के पास आता है, जिसका शरीर आधा मच्छर का और आधा एक भूतिया आदमी की तरह दिखता है। कुछ दिन और, बस कुछ लोगों को और काट लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुड़ैल और मच्छर गांव वालों के ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा होता है और बेचारे गांव वाले भूतिया मच्छर और चुड़ैल से बचकर यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। मच्छर गांव के लोगों को अपना डंक मार देता है। अरे बाप रे बाप, पहले तो डेंगू का मच्छर हुआ करता था, अब तो इतना बड़ा भूतिया मच्छर जो किसी को एक बार डंक मार दे तो वो इंसान कभी बच ही नहीं सकता। अरे भागो रे भागो। कहाँ तक भागेगी? तुझे तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। मच्छर और चुड़ैल दोनों मिलकर गांव के कई लोगों को घायल कर देते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। गांव के बचे हुए लोग घायल लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उनसे कहता है, इन लोगों के अंदर बहुत ही खतरनाक जहर है, अब ये बच नहीं पाएंगे, कुछ ही देर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे पास इन्हें बचाने का कोई भी एंटीडोट नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? इन लोगों को कैसे बचाएं? ये बेचारे तो मरने वाले हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो भूतिया मच्छर किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव के सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ भूतिया मच्छर और चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर आराम करने लगते हैं। तभी भूतिया मच्छर चुड़ैल से कहता है, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब पूर्णिमा की रात का इंतजार है। कुछ ही समय बाद हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ही देर में दोनों अपनी गुफा में आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अगले दिन सुबह भूतिया मच्छर के काटे हुए लोगों को शमशान घाट लेकर जाते हैं। शमशान घाट ले जाकर उनकी चिता को जलाकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये चुड़ैल और भूतिया मच्छर आए कहाँ से? ये हम गांव वालों को क्यों मार रहे हैं? अरे मैं जानती हूँ, हमें अब क्या करना होगा। हमें भैरव बाबा की मदद लेनी होगी। भैरव बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। वो अपनी शक्तियों से इस चुड़ैल और इस भूतिया मच्छर को यहाँ से भगाने में हमारी मदद करेंगे।
हमें समय रहते भैरव बाबा के पास जाना होगा, नहीं तो भूतिया मच्छर दोबारा से आकर गांव के लोगों को डंक मार देगा और गांव के लोग उसके जहर से मर जाएंगे। शाम होने से पहले पहले गांव से कुछ आदमी सौरभ के साथ भैरव बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वहीं धीरे धीरे रात हो जाती है। रात होते ही भूतिया मच्छर और उसके साथ चुड़ैल गांव के लोगों को मारने गांव में पहुंच जाते हैं। कोई नहीं बचेगा मेरे जहर से, सबके सब मारे जाएंगे, सबको मैं अपने जहर से मार दूंगा। बस आज की रात और उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। ये कहकर भूतिया मच्छर और चुड़ैल गांव के लोगों पर हमला करने लगते हैं। चुड़ैल गांव के लोगों को पकड़ कर उनका खून चूसने लगती है और उन्हें खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया मच्छर एक एक करके लोगों को पकड़कर उनके अंदर अपना डंक मारने लगता है। चुड़ैल और भूतिया मच्छर का कहर पूरे गांव में फैल जाता है, जिसके बाद गांव के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी वहाँ सौरभ भैरव बाबा को लेकर पहुँच जाता है। रुक जाओ, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? आखिर इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? चला जा यहाँ से भैरव, तू बीच में न पड़। अगर तू बीच में आया तो हम तेरे को भी मार देंगे। अगर तूने इन गांव वालों को बचाने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा निकल जाऊंगी। भैरव के पूछने के बाद चुड़ैल और भूतिया मच्छर भैरव की एक भी नहीं सुनते, जिसके बाद भैरव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल और मच्छर की शक्तियाँ कम होने लगती हैं। तभी गांव के कुछ लोग मिलकर भूतिया मच्छर और चुड़ैल को एक रस्सी से पेड़ के साथ बांध देते हैं, जिसके बाद भैरव उनके चारों तरफ से गोला बना देता है। बहुत हुआ, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम दोनों ने इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रखा है? ये कुछ समय पहले की बात है। मैं एक गरीब परिवार से थी और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करती थी, जहाँ मैं राघव से मिली। राघव फैक्ट्री का मालिक था और वो कभी कभी फैक्ट्री में आया करता था। एक दिन जब उसने मुझे देखा तो वो मुझ पर मोहित हो गया। धीरे धीरे मुझे राघव से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और दोनों शादी करना चाहते थे। एक दिन राघव मुझे जंगल में माँ वैष्णो देवी के पास घुमाने के लिए लेकर गया। हमने वहाँ दर्शन किए और उसके बाद हम एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। अचानक से बारिश होने लगी और बारिश में हम लोग भीग रहे थे। हमें बहुत मजा आ रहा था। तभी राघव ने अपने फोन में एक गाना चलाया, जिसके बाद हम पहाड़ी के ऊपर ही डांस करने लगे। अचानक से उस पहाड़ी के अंदर एक छेद हो गया, जिसके बाद हम उस छेद के अंदर चले गए। वहाँ नीचे एक गुफा थी, जिसके अंदर एक अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन हमारी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद उन्होंने हमें श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। आज पूर्णिमा की रात थी, मैं बहुत शक्तिशाली होने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी सारी तपस्या खराब हो गई। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये लड़की एक चुड़ैल में बदल जाएगी और तुम्हारी आत्मा में एक मच्छर के अंदर डालता हूँ। आज से तुम आधा इंसान आधा मच्छर रहोगे। तुम अपने डंक से गांव वालों को घायल करोगे। तुम्हारे डंक मारने से एक आदमी नहीं बच सकता। वहीं दूसरी तरफ ये चुड़ैल, ये भयानक खून पीने वाली चुड़ैल होगी जो लोगों को खा जाएगी। जब तक अगली पूर्णिमा तक तुम दोनों गांव वालों का सर्वनाश करके शादी नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम दोनों ने अघोरी बाबा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने हमें माफ नहीं किया। इसके बाद वे उस गुफा से चले गए और हम लोगों ने उस गुफा में ही अपना घर बना लिया। हम बस मुक्ति चाहते हैं। ऐसे तुम गांव वालों को नहीं मार सकते। इन गांव वालों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें इन गांव वालों को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वो तू जाएगा भैरव। भैरव के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल और भूतिया मच्छर उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद भैरव उनसे कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को इस श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा।
भैरव की बात मानकर चुड़ैल और भूतिया मच्छर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन पूर्णिमा की रात को जब वो दोबारा आते हैं तो भैरव उनकी एक मंडप में शादी करवाता है, जिसके बाद भैरव एक यज्ञ शुरू करता है जिसके अंदर वो कई प्रकार के मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद भूतिया मच्छर और चुड़ैल को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। हैंडपंप पर आना मना है। अरे ये चिलचिलाती गर्मी साली हर बरस दस्तक देने के साथ पूरे गांव को धधकती भट्टी की तरह जलाने लगती है। ये जेठ की रात भी लुबरी दोपहरिया से कम नहीं है। पसीने से सराबोर भीमा बाल्टी उठाकर रात में हैंडपंप के पास आकर नहाते हुए कहता है, अब जाके शरीर को ठंडक पड़ी है, 2-4 लोटा और उड़ेल लेता हूं। भीमा पुनः हैंडपंप चलाने लगता है। तभी एक दोहरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, चले जाओ, हैंडपंप पर आना मना है। आवाज सुनकर वो हैंडपंप चलाना रोक कर कहता है, अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कोई बुदबुद आया हो। रात का मंजर है, आकाश के परिंदे की शोर होगी। अचानक उसकी नजर बाल्टी में भरे खून पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, खून? अरे कहीं हैंडपंप पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? भूतिया हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ बाहर निकलकर कहती है, कहा था ना हैंडपंप पर आना मना है, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल को देखकर भीमा की चीख निकल जाती है और वो कहता है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों नींद से जागो, हैंडपंप पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। कोई नहीं आएगा तुझे हमसे बचाने। दोनों चुड़ैलें उसको घेर कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भीमा कब कपाते हुए पीछे खिसक कर कहता है, हे गंगा मैया, इन चुड़ैलों से मेरी जान बचा लो। तुझे हम चुड़ैल से ना कोई इंसान बचा सकेगा, ना ही कोई भगवान। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा में विसर्जित होंगी। दोनों उसको मौत के घाट उतार देती हैं और चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ, इसने तो थकाकर हमारे पसीने बहा दिए। जब हैंडपंप है तो काहे का गम है। चुड़ैल अपनी भूतनी बेटी को भूतिया हैंडपंप के अंदर से निकल रहे खून से नहला देती है और दोनों चुड़ैल हैंडपंप के पास बैठकर सारी रात लोगों के आने की राह ताकती हैं और सूरज की किरणों के साथ गायब हो जाती हैं। लगातार हो रही मौत देखकर गांव वालों के मन में बेतहाशा दर्द था। एक रात एक दंपति सड़क से गुजर रहा था। सुनो जी, और कितना दूर जाना है? अभी तो आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। मुझसे और नहीं चला जाएगा, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। इस सुनसान जगह पर तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? कुछ दूरी चलने के बाद रजनी की नजर एक गांव के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो कहती है, समयपुर गांव। अजी इस गांव में कोई प्याऊ या हैंडपंप तो जरूर होगा। चलो ना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। दोनों सीमा पार करके गांव में कदम रखते हैं। तभी चुड़ैल अपने मायाजाल से हैंडपंप के पास एक बोर्ड बना देती है, जिसे पढ़कर सागर कहता है, हैंडपंप पर आना मना है। रजनी चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता इस हैंडपंप का पानी पीना उचित रहेगा। पगला गए हो क्या? इतने मीलों की दूरी हमने इस आदेश का पालन करने को नहीं, बल्कि अपनी प्यास बुझाने को तय की है। दोनों हैंडपंप से पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं। तभी हैंडपंप से उन्हें एक आवाज कहती है, हैंडपंप पर आना मना है। सागर, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज हैंडपंप के अंदर से आ रही थी। फिर दोनों की नजर अपने आप चल रहे हैंडपंप पर पड़ती है और चुड़ैल अंदर से निकलकर कहती है, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, हैंडपंप पर तेरी नो एंट्री। मूर्ख, क्या तुमने पढ़ा नहीं, हैंडपंप पर आना मना है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को ललकारा है। हमने इस हैंडपंप से 2 घूंट पानी ही तो पिया है। यही तुम्हारा कसूर है कि तुमने हमारे हैंडपंप का पानी बिना हमारी इजाजत के पिया। माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की सजा माफी नहीं, मौत है। चुड़ैल की टोली सागर की आंखों के सामने रजनी को बेरहमी से मार देती है और चुड़ैल कहती है, अब तेरा क्या होगा कालिया? माँ, इसका शिकार मैं करूंगी। मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी।
मुझे बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। सागर फुर्ती के साथ गांव के एक दरवाजे के आगे जा गिरता है। अचानक दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है और सागर को अंदर खींच लेता है। सागर गहरी सांस भरकर कहता है, बाल बाल बच गया। फिक्र मत करो तुम, यहाँ महफूज हो। ये चुड़ैल हैंडपंप की रेखा को पार नहीं करती। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात के समय हैंडपंप पर जाना मना है। वो चुड़ैल कौन है ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उनको सामने से देख सके। एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जो हैंडपंप से जुड़ी हुई है। समयपुर गांव में रहने वाली निर्जला पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी नीरा के साथ रहती। वो रईसों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी, पर अचानक वो इस कदर बीमार पड़ी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ हैंडपंप पर पानी भर रही थी, तभी कादम्बरी कहती है, थो सत्यानाश हो। अरे क्या अपनी कोढ़ की बीमारी हम सबको लगा कर ही रहेगी? काकी, मेरी माँ को कोढ़ नहीं है। ये माँ बेटी हैंडपंप में छुआछूत फैलाकर हमें भी कोढ़ की बीमारी लगाएंगे। हैंडपंप के पास लगी भीड़ को देखकर गांव से गुजर रहे मुखिया वहां आकर कहते हैं, अरे हैंडपंप से अमृत बरस रहा है क्या, जो सबने एक साथ यहाँ जमावाड़ा लगा रखा है? मुखिया जी, आप तो जानते हैं पूरे गांव में जलापूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप है। इसके पूरे शरीर पर सफेद चकत्ते पड़े हुए हैं। इसे गंभीर रोग है। यह तो कोढ़ की बीमारी लगती है। गांव वालों, इन दोनों माँ बेटी को इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। खबरदार जो आज के बाद इस हैंडपंप के पास नजर आई तो। मुखिया जी, अपने गांव घर को छोड़कर इस कड़कती गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मरो। दोनों रोते बिलखते हुए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगती हैं, पर दोनों पानी के अभाव और गर्मी से बेहाल हो जाती हैं। अचानक बीमार नीरा कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। भगवान, मैं अपनी बच्ची को कहाँ से पानी लाकर दूं? यहाँ तो कोई नदी, नहर, तालाब भी नहीं। निर्जला गांव में घुसकर हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश करती है। तभी जालिम मुखिया उसका हाथ मरोड़ कर कहता है, तेरी मजाल कैसे हुई अपने महारोग भरे हाथ से हैंडपंप छूने की? मुखिया जी, मेरी बेटी प्यास के मारे तड़प रही है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जा, भाग यहाँ से। प्यास के कारण निर्जला की बेटी दम तोड़ देती है। यह सदमा निर्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जान दे देती है। फिर दोनों मरकर चुड़ैल बनकर हैंडपंप पर कब्जा कर लेते हैं। हैंडपंप की चुड़ैल वही दोनों हैं। अब पश्चाताप ही चुड़ैल के कहर से इस गांव को अब बचा सकता है। आधी रात सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हैंडपंप के पास आकर उन्हें पुकारते हैं। मैं जानता हूं कि तुम यही हो निर्जला, बाहर आओ। चुड़ैल बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आ गया तो? सालों से हम तेरा इंतजार कर रही थी। अब तुझे मारकर हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। हमें माफ कर दो निर्जला। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ वो भविष्य में फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। तुम्हारे इसी पश्चाताप के लिए आज तक हम भटक रही थी। अब हम चैन से मुक्त हो सकती हैं। गांव वालों के पश्चाताप को देखकर दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हैंडपंप छोड़कर चली जाती हैं।